गुड मॉर्निंग। आज बिहार स्पेशल सेट में हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास, बौद्ध धर्म, पाल वंश, खिलजी वंश, सम्मी वंश, तुगलक वंश, सरकी वंश, नुहानी वंश, सूर वंश, मुगल वंश, यूरोपियन व्यापारियों का आगमन, कंपनी सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन, विद्रोह 1857 का सैनिक विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए ये सब हम लोग 150 क्वेश्चंस में ये सारे चीज़ दे देंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो कठिन होगा, आसान प्रश्न जो है वो बहुत कम मिलेंगे। कोशिश करिए कि इसमें आप कितने सही कर पाते हैं, देखिए इसको। तो शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने इसको। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्ध सिद्धांत जो है वो आया बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात। रुमिनदई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म। रुमिनदई अभिलेख है जिसमें बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। बुद्ध के अनुसार दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है? तो ये है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ये अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में दी गई है। सर्वास्तिक शाखा में दी गई है। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? यह है अंगुत्तर निकाय में। राजगृह नगर पंडव गिजकूट वेभार इसिगिल और वेपुल नामक आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? यह है सुत्त निपात की अट्ठ कथा में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? ये शतपथ ब्राह्मण तो बौद्ध का अंग नहीं है। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण तो बौद्ध ग्रंथ नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन गंडक नदी का उल्लेख जो है ना ज़्यादा शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है ना। वैसे तो ई के थ्रू भी देख सकते हैं इसको, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार जो है ना देख लेना है वापस से, थोड़ा सा समय निकाल करके। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई थी? तो ये त्रिपिटक में संकलित की गई थी। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लक्ष्य उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने।
इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? ये है विनय पिटक में। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? ये है थेरी गाथा में। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध से। सुत्त साहित्य जो है वो बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो ये रचना हुई थी बिहार में, है ना। कहाँ हुई थी ये रचना? हुई थी बिहार में। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना हुई थी बिहार में। बौद्ध धर्म का हिनायन संप्रदाय विश्वास करता है, ये विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं पाली में। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जिसने इसे प्रचार में सहायता प्रदान की? तो ये है लोक भाषा का प्रयोग। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी वैशाली में। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। ठीक है ना। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो उनको शिल्पी बनने के लिए बोला था। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह क्या कहा जाता था? बौद्धकालीन गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? आपन कहा जाता था। इसको कहा जाता था आपन। आगे देखते हैं। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? 25 प्रकार के शिल्प जो है वो प्रचलित थे। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? 7,707 संघाराम। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापान यानी प्रचलित मुद्रा में मिलती थी? 24 कहापान में मिलती थी। गौतम बुद्ध ने मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? बिंबिसार के समय में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? देखिए 80,000 ग्रामों का वो अधिपति था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी गुप्त काल में। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ये था शशांक। किस शासक से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ये मांगी थी समुद्रगुप्त से। न्यायशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बिहार में।
मगध का राजा वैद्य मगध का राजवैद्य कौन था जो संघ से जुड़े भिक्षुओं की चिकित्सा करता था? तो ये था जीवक। मखौड़ी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय शासन की नींव पड़ी थी। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? तो ये था गोपाल प्रथम। उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? ये कराई थी गोपाल प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये था धर्मपाल। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? एक मिनट, हम लोग जो है एक बार फिर से देख लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ये हमने प्रश्न छोड़ दिया है। तो देखिए, इसका संस्थापक जो था ना वो धर्मपाल था, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? ये धर्मपाल नहीं था। ये हमने प्रश्न ऊपर पढ़ लिया था, नीचे इसका जवाब दे दिया था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक जो था उसको हम लोग देखें तो ये था देवपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी सबसे पहले देवपाल ने बनवाई थी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? मगध को कहा जाता था श्रीनगर भुक्ति। किस पाल वंशीय राजा का राजकवि संध्याकर नंदी था? रामपाल का। पालकालीन कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये दोनों ही नालंदा के निवासी थे। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र से। ये पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये नालंदा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन किसकी थी? ये थी, पिता पुत्र थे धीमन एवं विठपाल, उनकी थी देन। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्राधिक प्रज्ञा परिमित पंचरक्षक किस युग के थे? ये थे पाल युग के। अब देखते हैं खिलजी वंश। बिहार पर खिलजी वंश का भी प्रभाव पड़ा है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1198 ईस्वी में। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो यह है तबकाते नासिरी। किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था? देखिए, रामपाल का था ना टाइम, उस समय खिलजी ने आक्रमण किया था। बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? 1197 ईस्वी में हुआ था यह आक्रमण। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये की थी उदंतपुर में। उदंतपुर एक ही हुआ। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये किया है धर्म स्वामिन ने।
इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकात नासरी में किस तुर्क शासक की प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? बख्तियार खिलजी की जानकारी मिलती है। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? ये दफनाया गया बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां ने कहाँ कर दी थी? ये देवकोट में उसकी हत्या हो गई थी। अब देखते हैं समी वंश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? हुसामुद्दीन एवाज को जो है पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। तुगलक वंश की बात करें, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ये था गियासुद्दीन तुगलक। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था ये। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित थी? ये स्थापित थी बिहार शरीफ में। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवाड़ वंश का शासन प्रारंभ करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तिरहुत का नाम उसने तुगलकपुर कर दिया था। आगे देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। बिहार में सरकी का आगमन कब हुआ था? सरकी वंश से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस पार्ट को। बिहार में सरकी का आगमन कब हुआ था? 1394 ईस्वी में। इब्राहिम सरकी को का एक अप्रकाशित अभिलेख दरभंगा की एक मस्जिद में मिला है। यह अभिलेख कब लिखा गया था? ये 1402 ईस्वी में लिखा गया था। सिकंदर लोदी ने कब बंगाल के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? 1495-86 में ऐसा हुआ था। अब देखते हैं नुहानी वंश को। बिहार में नुहानी शासन किसने शुरू किया था? ये किया था दरिया खां नुहानी ने। दरिया खां नुहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना था? ये बना था बहार खां नुहानी। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? कई लोगों ने उसको आमंत्रित किया था, जिसमें एक दौलत खां भी था। बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां ने आमंत्रित किया। सूर वंश को देखते हैं। शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? ये 26 जून 1539 को। ये खास डेट है क्योंकि उस हुमायूं को उसने हटा दिया था बादशाह के कुर्सी से। ये बड़ी बात थी। आगे देखते हैं। शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी को किसने बिहार शरीफ से पटना कर दिया था? शेरशाह सूरी ने किया था।
अब देखते हैं मुगल वंश को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? ये था बहार खान नुहानी। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? 4,05,60,000 था राजस्व। उस समय भी राजस्व काफ़ी था, ठीक है ना। आप देखिए 4,05,60,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? अफगानियों का था अधिकार बिहार पर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये था अकबर। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में था अकबरकालीन बिहार विभक्त। अकबरकालीन बिहार की 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था? 43,17,000 राजस्व प्राप्त होता था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कितने वर्ष मिलाया, किस वर्ष मिलाया? 1576 में मिलाया। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199 परगनों में बांटा गया था। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपा सालार कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण दिया गया? तो ये नामकरण दिया गया सूबेदार। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर को दिया था मिथिला का राज्य, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया 1580 में। पहला सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना? ये था मुजफ्फर खां तुर्बती। जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार या सूबेदार नियुक्त किया? तो मनसबदार जो नियुक्त किया वो किया लाल बेग को, बाज बहादुर भी इसको कहते हैं। जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? 1621 में बनाया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम के समय में ऐसा हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? भाई अब मुराद नाम से ही मुरादपुर होगा ना, तो ये तो सीधा दिख रहा है। शहजादा मुराद की कब्र पटना के किस स्थान पर है? पटना अस्पताल के निकट है ये। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो अजीम ने दिया था, स्वाभाविक है, अजीम नाम से अजीमाबाद होगा। पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? अजीम के समय में पड़ी थी। आगे देखते हैं हम लोग। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? ये मिली थी
1677 में। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? तो ये बना था 1639 में। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इब्राहिम खान ने बनवाया था इसको। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? लश्कर खां के समय में आया था पटना। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? ये भी लश्कर खां के टाइम में ही हुआ था। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? सईद खान ने करवाया था ये। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1639 में करवाया था? ये करवाया था सैफ खान ने। कुंवर सिंह मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार सूबेदार बनाया गया था? तो कुंवर मान सिंह को जो है ना बिहार का मनसबदार बनाया गया था 1587 में। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? ये दिया था रफ़ी उद दरजात ने। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो ये था रफ़ी उद दौला। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में लिया जाता था? 5% लिया जाता था। ये यूरोपियन व्यापारियों का आगमन हम लोग देखते हैं। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो ये लूटा था फर्रुखसियर ने। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना भागलपुर क्षेत्र। कौन मुगल शहजादा बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? ये था फर्रुखसियर। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? ये बताई थी तैवर्निये ने। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये थे पुर्तगाली। सबसे पहले बिहार पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली दरअसल 1498 में ही भारत में आ गए थे कालीकट में। इसके बाद तो वो काफ़ी लंबे, सबसे लेट भी भारत से पुर्तगाली ही गए। आगे देखते हैं। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री को स्थापित किया था? ये किया था 1632 में स्थापित किया था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ये था चंद्रनगर में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री को स्थापित किया था? ये किया था 1651 में। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? मराठों से भयभीत रहते थे। कंपनी सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था को हम लोग देखें कि बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होने पर बिहार का नायब यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था? ये बना था सिताब राय। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो यह अकाल पड़ा था 1770 में। बिहार में द्वैध यानी दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी और इस अराजकता के साथ चौथ कौन वसूलते थे?
देखिए चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठी वसूलते थे तो मराठा हो जाएगा। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1765 में। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब से कब तक था? ये 1765 से 1772 तक था। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? ये 30 पाउंड की प्राप्ति होती थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार ने कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो ये था 26 लाख रुपए। बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन विद्रोह हम लोग देखें। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का कारण क्या था? नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 में, उसका कारण क्या था? कारण था सोडा का व्यापार। महंगा सोडा जो है ना उनको मतलब अंग्रेज़ सस्ता सोडा खरीदते थे उनसे, और अदर लोग हैं ना उनसे महंगा सोडा लेने के लिए तैयार थे, तो इसलिए वो विद्रोह हुआ था। वीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये किया था पहाड़िया ने। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था? तो ये उद्घोष था सन्यासी गुरुओं का। मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुंडा या कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1831 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह अलग है, ये कोल विद्रोह का मामला थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेना है एक बार। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1855 से 56 तक रहा था संथाल विद्रोह। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? ये था पटना। अब देखेंगे 1857 का सैनिक विद्रोह। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था रोहिणी से। 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? ये था विलियम टेलर। पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? पीर अली खान ने। पुस्तक विक्रेता थे पीर अली खान। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? 26 जुलाई 1857 को। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। मोहम्मद हुसैन खान ने किस जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये नेतृत्व किया था छपरा में। विद्रोहियों ने कब शहर पर कब्जा कर लिया था?
3 अगस्त 1857 को 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर। 1857 के आंदोलन के दौरान कौन अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? देखिए शब्द को पकड़िए, मतलब कि करता रहा था, मतलब बाद में भी कुंवर सिंह की तो डेथ हो गई थी, लेकिन उनके भाई अमर सिंह जो ने हथियार नहीं डाला था, इसलिए इसका उत्तर होगा अमर सिंह। छापामार युद्ध करता रहा था लिखा हुआ है। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ये थे हरि किशन सिंह। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना था? कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। कुंवर सिंह ने किस कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? अंतिम युद्ध उन्होंने किया था लुगार्ड के साथ। कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध जो किया था वो किया था लुगार्ड के साथ। आगे देखते हैं कि कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? 13 अगस्त 1857 को किया था लंबा अभियान शुरू। कुंवर सिंह ने कब आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था? 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पे अधिकार कर लिया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? भाई टेलर ने, लेकिन कुंवर सिंह गए नहीं थे। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाले कहाँ के राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश नहीं की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा ने, लेकिन जनता ने सहयोग कर दिया, रीवा के राजा को भाग जाना पड़ा। कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? जंग बहादुर ने इनको गिरफ्तार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 2 प्रश्न और ले लेते हैं। किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टेवियम क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी? ह्यूम होगा, है ना, ए ओ ह्यूम अच्छा रहेगा नाम इसका, ए ओ ह्यूम इसको बोलते हैं, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, मतलब किसके कहने पर की थी? डफरीन के कहने पे की थी उन्होंने। किस राष्ट्रवादी नेता ने ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? ये किया था लोकमान्य तिलक ने। पटना के क्रांतिकारी नेता कौन थे? पटना के क्रांतिकारी नेता कौन थे? ये थे मणिंद्र नारायण राय। ठीक है ना, ये सब बहुत छुपे हुए नाम हैं, तो सबको जानना ज़रूरी है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर 2 सेट और करेंगे ना, तो बिहार के लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कवर हो जाएंगे। तो उसको घोट लेना है आपको। CDPO हो, BPSC हो, बिहार SI हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार स्पेशल के जो प्रश्न होंगे ना वो छूटेंगे नहीं यहाँ से। तो चलिए हम लोग आगे का सेट देखेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।